एक भाई बहन की मुलाकात हो सकती है महाराष्ट्र में भी, मालूम है आपको? अजीत पवार और सुप्रिया सुले, हो सकता है। ये अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, राज राखी है, मैं बहन से राखी बनवाऊं। सिरमीर जी ज्यादा बताएं, कहते हैं 13-14 महीने से बातचीत बंद है अजीत पवार फैमिली और शरद पवार फैमिली के बीच में, लेकिन आज राखी का मौका है, शायद वहां पर कुछ। हाँ, लेकिन अजीत केवल पवार राखी बनेगी या कुछ और भी बातें होंगी? चर्चा राजनीतिक तो होंगी, लेकिन ये बात भी है कि भले ही सुप्रिया सुले ने बारामती से सुनीता पवार को हरा दिया था चुनाव में, दोनों में व्हाट्सएप पे जरूर बातचीत होती रहती है परिवार के हालचाल को लेके, वैसे बात नहीं होती है सुनीता जी और हाँ सुप्रिया जी और सुप्रिया के बीच में बातचीत होती है। हालांकि अब वो राज्यसभा में चली गई है, ये लोकसभा में है, तो बातचीत होती रहती है दोनों के बीच में। देखिए, अजीत पवार जिस तरीके से बारामती के अंदर अपनी पत्नी को खड़ा किया था, तब परिवार में विवाद हुआ था इस बात को लेकर। अब आपने एक याद आ गई मुझे बस बात इसी से, क्योंकि अभी उन्होंने याद दिलाया ना कि लोकसभा चली गई सुप्रिया जी, राज्यसभा चली गई सुनीता जी, अजीत जी की पत्नी। याद कीजिए सुप्रिया जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजना चाहते हैं जिसका पति बैग लेकर के लोकसभा के बाहर बैठेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप चले थे, लेकिन अब जो स्थिति परिवार के अंदर बनी है, जिस तरीके से अजीत पवार ने जबरदस्ती मतलब जिद कर अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाया था, परिवार के लोग भी सहमत नहीं थे इस बात को लेकर कि भाई परिवार के लोग आपस में चुनाव नहीं लड़े, पार्टी अपने अलग ले लिए। चुनाव के बाद अजीत पवार पार्टी के अंदर भले ही मजबूत हो गए, लेकिन परिवार के अंदर वो अकेले पड़ गए थे, पूरा परिवार इस मामले में उनसे नाराज था। तो अजीत पवार आप कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिस तरीके से उनका बयान आ रहे हैं कि शरद पवार को लेकर मतलब सम्मान की भाषा होना चाहिए, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने गलती की, बारामती में चुनाव लड़वा के मेरा निर्णय था, हालांकि संसदीय बोर्ड ने लिया और मैंने इसको माना, तो वो अपनी गलती इस बात को मान रहे हैं और बताना चाहते हैं कि भाई परिवार को मैं वापस जोड़ना चाहता हूँ। आज वो निश्चित रूप से जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि रिश्ता नॉर्मल हो और राजनीतिक रूप से भी देखेंगे कि रिश्ता नॉर्मल हो। कहा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार इस कोशिश में है कि मेरे 50 से 60 एमएलए जीते, चाचा शरद पवार के 50-60 एमएलए आए, उसके बाद ऐसी अगर परिस्थिति बनेगी तो चाचा भतीजा मिलकर 100 एमएलए लेके खड़े हो जाएंगे कि अजीत पवार को सीएम बनाओ तो हम सरकार बनवाएंगे। तो अभी उस तरह की भी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो रही है कि चाचा भतीजा। 50-60 एमएलए जिताने के लिए अजीत पवार को कितनी सीटों पर लड़ना पड़ेगा? देखिए, अब हो सकता है 70 सीटों पर लड़के भी 50 जीता, कोशिश तो वो करेंगे ना कि 32 सीटों पर लड़ूं। अब ये कोशिश है कि भाई बाद में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि अजीत पवार की जो आखिरी इच्छा है कि एक बार मैं मुख्यमंत्री बनूं, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनूं के थक गया हूं मैं 5 बार, तो अब वो कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है अच्छी शुरुआत है अगर परिवार इकट्ठा हो रहा है वहां पर एक बार। नहीं, लेकिन अभी क्योंकि सीटों की बात हुई कि कितनी लड़ेंगे कौन सी पार्टी, झगड़ा तो अभी ये महायुति है, जो मतलब बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाला जो गठबंधन है, अजीत पवार को काले झंडे बीजेपी वाले दिखा रहे हैं। भाई ये क्यों? ये यात्रा पे निकले हुए थे, वो काले झंडे दिखाए जुन्नर का मामला है। अब ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सफाई दें इस पर। देखिए, पुणे का मामला है, जुन्नर का। पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार है, अजीत पवार का गढ़ है, शरद पवार अजीत पवार का गढ़ माना जाता है पुणे। वहां जुन्नर में वहां की जो आशा बुचके है, जो पहले शिवसेना में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, 2 बार वहां में विधानसभा चुनाव लड़ी, हार गई है। जुन्नर से जो एमएलए है वो अजीत पवार का एमएलए है, और ये कहा जाता है कि वो सारी जो बैठकें कर रहे हैं वो अकेले बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी अजीत पवार जब बैठक करने गए थे तब भी बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया। तो आशा बुचके वहां की एक बड़ी नेता है बीजेपी की, तो वो इस बात का विरोध कर रही है कि जब मिलकर चुनाव लड़ना है तो बैठकों में भी हमें मिलकर शामिल करना चाहिए वहां पर, और इस तरीके से अगर अजीत पवार का गुट अलग बैठ के करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। देवेंद्र, ये चर्चाएं तो बहुत ही, और हमने भी की बहुत बार चर्चा की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का फेस बनना चाहते हैं कांग्रेस वाले, और शरद पवार भाव नहीं उनको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो ये चर्चा चल रही होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं सर। अब खासतौर पे अजीत पवार को लेके तो बहुत असहज रहते ही है बीजेपी के लोग, बीजेपी के आरएसएस के लोग, ग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा डिफेंसेस रहता है। शिंदे के मामले में एक नया डेवलपमेंट सर अब ये हुआ लोकसभा चुनाव के बाद कि अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ये मान के चल रही थी कि एकनाथ शिंदे बहुत कमज़ोर पत्ते साबित हुए, अब वैसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये दिखाया कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, अच्छा और दिनों दिन अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। अजीत पवार को लेके बीजेपी के भीतर भी कोई बहुत सहज स्थिति नहीं है। दूसरी बात कि जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मामला सामने आएगा तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अपर हैंड लेके बातचीत कर रही थी, नतीजों के बाद अब उसके सामने भी समस्या है, और अब एकनाथ शिंदे ज़्यादा मजबूती के साथ सीटों को लेकर डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में देखे हैं तो जो उनको नंबर्स दिए गए थे सौरभ, उसमें भी 3 कैंडिडेट बीजेपी के थे और तीनों की हार हुई थी, तीनों हार गए, तीनों हारे। अदरवाइज उनका स्ट्राइक रेट और बेहतर होता। तो वो अब विधानसभा चुनाव में जब सीट्स को लेकर बातचीत होगी तो एकनाथ शिंदे ज़्यादा मजबूती के साथ नजर आएंगे। अजीत पवार की स्थिति उतनी मजबूत रहेगी नहीं। जीत की परिस्थिति में अगर महायुति जीत जाती है तो सीएम कौन का, ये सवाल है अभी भी? और अनाउंसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा,
सीएम फेस का अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री रहता है उसी के नेतृत्व में आप चुनाव में जाते हैं, तो वही रहेगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ रहा है या उसके बाद फिर एनडीए के साथ कोई बैठक हो रही है, उस बैठक में आप बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और जो भी मुख्यमंत्री होता है उसके नेतृत्व में चुनाव में जाया जाता है, यहाँ भी वैसा ही लेकिन ये तो चर्चा होती होगी ना कि भाई ठीक है आपको 2.5 साल का मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत है, अब बड़ा पार्टनर हम ही हैं, जीतते हैं तो हम हमारे मुख्यमंत्री अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे 300 प्लस आए होते, महाराष्ट्र में भी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। अभी बीजेपी ऐसी बातों के लिए, इस प्रकार के बार्गेन की स्थिति में नहीं है। अभी पार्टी का पूरा फोकस इस बात का है कि किसी तरह से महाराष्ट्र में चुनाव में जीत हासिल हो, और उसमें पार्टी बहुत मुश्किल नहीं मान रही है। आमतौर पे सौरभ आप देखें तो सामान्य परसेप्शन लोकसभा चुनाव के बाद आपको ये नजर आएगा कि वहां पे एनडीए गठबंधन कमजोर है, लेकिन अगर वोट को उठाकर आप देखें, उस डाटा को उठाकर देखें, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और दूसरी जो योजना वहां पे लाई गई है मध्य प्रदेश वाले तर्न पर, लाडली बहना वाली, उसके हिसाब से पार्टी ये मान के चल रही है कि 2-2 किस्त जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने और महागठबंधन ये आरोप वहां पे ग्राउंड पे फैला दिया था कि ये सिर्फ ढकोसला है, इससे कुछ होगा नहीं। उस चीज़ ने भी बीजेपी को इस रूप में पे किया कि बहुत सारे लोगों ने फिर फॉर्म भरा नहीं, तो जिनको पैसा मिल गया है उनको देख के जिन्होंने नहीं भरा और कांग्रेस या उनके उद्धव ठाकरे के प्रभाव में आके नहीं भरा, वो भी मान रहे हैं उनको विलेन के तौर पे कि तुमने हमारा नुकसान करा दिया।